हेलो पीपल। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होता है। तो हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो सबको जीने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में वाइटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए होती है। तो जो फूड होता है वो बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होती है उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना फूड के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। फूड हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, बहुत सारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। और जो हम पानी पीते हैं वो भी बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। तो फूड ओवरऑल हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। पर डाइजेशन क्या होता है? जब हम खाने को खाते हैं ना, तो जो फूड होता है उसमें बहुत बड़े बड़े बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हमारी बॉडी एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। उसका ब्रेक डाउन होना ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो भी ये फूड है, बड़े बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, इनका हमारी जो बॉडी होती है वो ब्रेक डाउन करती है, इनको स्मॉलर स्मॉलर सब्सटेंसेस में तोड़ती है ताकि जो हमारी बॉडी है वो उन स्मॉलर स्मॉलर सब्सटेंसेस को ईजिली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो डाइजेशन मतलब जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना ताकि हमारी बॉडी उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। और ये जो प्रोसेस होती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है और इसके लिए बहुत सारे मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि डाइजेशन होता क्या है। अब ये कैसे होता है वो सब हम आगे देखेंगे। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर हमारी एलिमेंट्री कैनाल आती है और कुछ उससे एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो ये दो चीज़ें आती है। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है या फिर उसकी हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से ओपनिंग होती है। अगर हम एंटेरियरली बात करें तो हमारी जैसे बॉडी है तो ऊपर एंटीरियर पोर्शन में उसकी ओपनिंग हमारे माउथ मुंह से होती है और पोस्टीरियर पोर्शन में उसकी ओपनिंग एनस से होती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक है? माउथ से लेके एनस तक है। अब हमारे माउथ में क्या आता है? माउथ मतलब बकल कैविटी या ओरल कैविटी। हमारे ओरल पार्ट से हमारे दांत प्रेजेंट होते हैं माउथ में। तो माउथ में नंबर ऑफ टीथ्स प्रेजेंट है और एक टंग प्रेजेंट होती है। टंग के अंदर अब बोन्स तो होती नहीं है, मसल्स होती हैं, तो एक मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है और नंबर ऑफ टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक जो दांत होता है ना वो इमेंडेड मतलब अंदर घुसा हुआ पाया जाता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर। तो हमारे जो चिन होती है उसमें जॉ बोन प्रेजेंट होती है, ये तो हमें पता है। तो सॉकेट ऑफ जॉ बोन जैसे हमारे जो नॉर्मल चार्जर वगैरह होते हैं उनको हम कहाँ प्लग करते हैं? सॉकेट के अंदर डालते हैं, एक होल्स होते हैं ना प्रॉपर। तो वैसे ही दांतों के लिए हमारे जॉ बोन के अंदर प्रॉपर होल्स होते हैं, प्रॉपर सॉकेट होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं दांत पाए जाते हैं हमारे सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर। और इस टाइप ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं दी कोडोंट। क्या बोलते हैं? दी कोडोंट। जब हमारे टीथ सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर इमेंडेड होते हैं तो इस टाइप ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं दी कोडोंट। ओके, तो हमारे जो भी मैमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो उनके पूरे लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं होते हैं, पर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उसके चाइल्डहुड में दांत आते हैं, उनको बोलते हैं हम टेम्परेरी टीथ, मतलब मिल्क टीथ बोलते हैं ना हम, दूध के दांत। तो वैसे वो टेम्परेरी टीथ होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं डिसीडस टीथ होते हैं। और फिर एक टाइम के बाद हमारे दांत टूट जाते हैं और उसके बाद फिर वो जो दांत आते हैं वो होते हैं परमानेंट या फिर अडल्ट टीथ। तो 2 टाइप्स ऑफ टीथ आते हैं हमारे पूरे लाइफ टाइम में। सबसे पहले जो होते हैं वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। और उसके बाद जो हमारे टीथ आते हैं उनके टूटने के बाद वो परमानेंट अडल्ट टीथ होते हैं। टाइप की डेंटिशन को हम बोलते हैं डाइफाइओडोंट। 2 टाइप्स ऑफ टीथ मतलब डाई और फिर फाइओडोंट। पहले था हमारा जो हमने पहले भी एक और टर्म यूज़ की उसमें था दी कोडोंट और अब है हमारा डाइफाइओडोंट, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स हमने यूज़ की। तो जो अडल्ट ह्यूमंस होते हैं उसमें कितने टोटल परमानेंट टीथ होते हैं? टोटल होते हैं 32 और 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम बोलते हैं
डोंट, हीटेरोडोंट, ठीक है। तो जो 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं वो होते हैं इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। और जो हमारी टीथ की अरेंजमेंट होती है ईच हाफ ऑफ द अपर और लोअर जॉ में, मतलब ह्यूमंस के केस में, उसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2123/2123। ओके। तो जो हम हार्ड च्यूइंग करते हैं मतलब टीथ की, तो वो जो टीथ होता है उसका जो हार्ड सरफेस होता है जिसके ज़रिए हम च्यू करते हैं वो इनेमल का बनता है। इनेमल एक सब्सटेंस है तो उसका बनता है। उसके ज़रिए मतलब ये हेल्प करता है हमें मेस्टिकेशन ऑफ फूड में। मेस्टिकेशन ऑफ फूड मतलब सबसे पहले जो हमारा खाना होता है वो हम अब दांतों के ज़रिए उसको स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसी प्रोसेस को कि भी खाने को अच्छे से च्यू करना सलाइवा की मदद से और उसे स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करना, तो इसी को ही मेस्टिकेशन ऑफ फूड बोलते हैं, जो हम अपने दांतों के ज़रिए करते हैं। उसको जो आउटर सरफेस जो हार्ड सरफेस होता है इनेमल उसके ज़रिए करते हैं। अब हमारे दांतों के साथ साथ हमारे माउथ ओरल कैविटी में टंग भी प्रेजेंट होती है। तो टंग में बोन प्रेजेंट नहीं होती है, वो एक मसल है, तो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो हमारा जो माउथ होता है उसका जो फ्लोर होता है उसके साथ ये जो टंग होती है वो अटैच्ड होती है एक ऑर्गन के ज़रिए। उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। और जो हमारी टंग होती है उसके जो अपर सरफेस होता है, मतलब ऊपरला जो सरफेस होता है टंग का, उसमें कुछ स्मॉलर स्मॉलर प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होती है। उसको हम बोलते हैं पेपिले। क्या बोलते हैं? पेपिले। और कुछ इन पेपिले में हमारे टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। हम टेस्ट कहाँ से करते हैं किसी भी चीज़ को, खाने को या किसी भी चीज़ को? हमारे टंग के ज़रिए। तो हमारे टंग के जो ऊपरला पोर्शन होता है उसमें पेपिले प्रेजेंट होते हैं और कुछ पेपिले के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके ज़रिए हमें खाने में टेस्ट आता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फेयरविंग्स की। तो हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल, उसमें सबसे पहले ओरल कैविटी पढ़ा। अब नेक्स्ट आता है हमारे वहाँ फेयरविंग्स। तो जो ओरल कैविटी होती है वो हमारे फेयरिंग्स में खुलती है, जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। मतलब फूड खाना भी यहीं से जाता है अंदर और एयर भी यहीं से जाती है। अब नेक्स्ट है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनस लैप ऑफ टिश्यू होता है। एक ऐसा टिश्यू होता है जब हम सांस लेते हैं, मतलब जो हमारी विंड पाइप होती है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, तो विंड पाइप के ज़रिए हमारी जो एयर होती है, विंड होती है, हमारे लंग्स में जाती है। तो उसके ज़रिए सिर्फ एयर अंदर जानी चाहिए, फूड अंदर नहीं जाना चाहिए ट्रैकिया के अंदर। तो जो एपिग्लॉटिस होती है उसका काम होता है जब हम स्वेलिंग वगैरह करते हैं उस टाइम पे ये खाने को विंड पाइप के अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। तो ये काम होता है एपिग्लॉटिस का। नेक्स्ट है ईसोफिगस। ईसोफिगस सबको पता है फूड पाइप होती है, लॉन्ग पाइप होती है, थिन ट्यूब होती है। ये जो होती है ये हमारे स्टमक के अंदर ओपन होती है। स्टमक हमारा बेसिकली जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है और लेफ्ट पोर्शन मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अपर और लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है हमारा स्टमक। जे शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है और इसमें अभी 3 पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कार्डिक पोर्शन, जहाँ पे जो हमारी फूड पाइप होती है जो स्टमक में खुलती है उस वाले पॉइंट को बोलते हैं, उस वाले पोर्शन को बोलते हैं कार्डिक पोर्शन, जहाँ पे ईसोफेगस स्टमक में खुलती है। और सेकंड होता है फंडिक रीजन, ये थोड़ा स्टमक के ऊपर वाला रीजन होता है। और पाइलोरिक पोर्शन ये नीचे वाला पोर्शन होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डिओडिनम वाला पार्ट होता है ना, तो वहाँ पे ये पाइलोरिक पोर्शन ओपन अप होता है। तो ये स्टमक के 3 पोर्शंस होते हैं, जे शेप स्ट्रक्चर होता है हमारा स्टमक। नेक्स्ट हम अपने एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए। तो स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है ये सबसे बड़ी इंटेस्टाइन होती है, मतलब सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का, और उसकी जो लेंथ होती है 6 to 7 मीटर होती है एक नॉर्मल अडल्ट में। इसके भी 3 रीजन्स होते हैं। सबसे पहले जो स्टमक में जाके खुलता है मतलब वो होता है यू शेप्ड का डिओडिनम वाला पोर्शन, और फिर एक लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पोर्शन, फिर एक बीच वाला पोर्शन होता है जो बहुत ही लंबा होता है और ऐसे क्वाइल्ड होता है, उसको बोलते हैं जेजुनम। और एक हाईली क्वाइल्ड, एक बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, उसको बोलते हैं इलियम। तो ये 3 स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शंस होते हैं। ओके, तो अब हम पहुंच गए हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पोर्शन होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है।
लार्ज इंटेस्टाइन का में भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। तो जो सीकम होता है वो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है और ये स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम को कनेक्ट करता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। और इसी से ही नीचे को अपेंडिक्स भी कनेक्टेड होता है जो नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जो हमें डायग्राम में दिख रही है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं सीक्रेट होते हैं। फिर सीकम के बाद हमारे वहाँ आते हैं कोलॉन, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, क्योंकि इसमें असेंडिंग कोलॉन होता है, ट्रांसवर्स कोलॉन होता है, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलॉन होता है। असेंडिंग कोलॉन एब्डोमेन के राइट हैंड साइड में होता है जो अपवर्ड जाता है, ट्रांसवर्स कोलॉन रन अक्रॉस दी एब्डोमेन, डिसेंडिंग होता है जो डाउनवर्ड आता है, और जो सिग्मॉइड होता है वह एस शेप्ड का होता है जो रेक्टम से कनेक्टेड होता है। जो रेक्टम होता है वो फाइनल सेक्शन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, जहाँ पे हमारा जो भी फिकस होता है वो स्टोर्ड रहता है और एनस से फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करें तो वो 1.5 मीटर्स तक होती है ऑलमोस्ट, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। और फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो भी खाने में अगर कुछ अनडाइजेस्टेड रह गया है तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में, ये फाइनल स्टेप है तो यहाँ पे इसकी फाइनल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, क्योंकि इसके बाद सीधे एक्सक्रीट आउट होना है। तो हमारी बॉडी नहीं चाहती कि कोई भी यूज़फुल मटेरियल या फिर यूज़फुल वाटर, सॉल्ट कुछ भी हमारे बॉडी से बिना यूटिलाइज हुए बाहर चला जाए। तो हमारी बॉडी उस चीज़ को फाइनल स्टेप में भी एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर यहाँ पे जो ये रेक्टम वाला पोर्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही तो पोर्शन है, तो यहाँ पे वेस्ट जो है हमारा वो स्टोर्ड रहता है और फिर सही टाइम आने पे एनएस के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है।